डिप्टी सीएम दिया कुमारी विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करती नजर आए। अंतरिम बजट में भजनलाल सरकार ने मरुधरा के विकास का रोड मैप पेश किया। एक विजन नजर आया सरकार का, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सौगातें दी गई। मिशन 25 को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। भजनलाल ने सबसे बड़ी घोषणा जो की, उसमें 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान रहा। इसके लिए भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जल्द जारी हो जाएगा, इसके बारे में भी कह दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई है, यह एक महत्वपूर्ण रहा। लाडो प्रोत्साहन योजना की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। यह अपने आप में एक बड़ा ऐलान रहा। विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई। रेडी पटरी वालों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। 100 रुपए की मासिक प्रीमियम, इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद में 2,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा इसका नाम। जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो का विस्तार होगा। 5 लाख गोपालकों को कर सरकार देगी। ये वो हाईलाइट्स है जो हम आपको बता रहे हैं, समरी हैं आज के इस पूरे बजट की, जिसमें मुख्य बातें हैं। जयपुर के पास हाईटेक सिटी बनेगी। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। रोडवेज में बुजुर्गों के लिए 30% से बढ़ाकर 50% के किराए में छूट दे दी गई है। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए ट्रेन किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉडर्नाइजेशन के लिए 200 करोड़ का फंड भी जारी किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। साइबर हेल्प डेस्क की तैयारी है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। मीसा और डीआरआई बंदियों को लोकतंत्र सेनानी पेंशन मिलेगी। 20,000 होगा ये पेंशन। 4,000 रुपये मेडिकल इसमें इंक्लूड रहेगा। 100 करोड़ से महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा। 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट होगा। गोवर्धन परिक्रमा, पुंचड़ी का लोटा, इन सभी को विकास में शामिल किया गया है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अब समझने की हम कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा से, जिनके साथ पूरा पैनल मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो घोषणाएं इसमें किए गए हैं, क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन थी और किस प्रकार से देखा जाए। शशि, 10 में से कितने नंबर देंगे अंतरिम बजट को आप? क्या रिएक्शंस आ रहे हैं तमाम बुद्धिजीवियों के? देखिए, हम तो नंबर देंगे तो कॉपी चेक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मार्किंग तो जनता को करनी है। और जनता 2024 का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा चुनाव में अपनी मार्किंग करेगी। लेकिन हम प्रदीप जी से बात कर रहे थे, अपूर्वा जी भी यहाँ पर हैं, हम ये पूछ रहे थे कि क्या केवल पार्टी से बंधे होने के कारण ही रिएक्शन आएगा? अगर सत्ताधारी पार्टी का रिएक्शन है तो वो केवल पॉजिटिव ही आएगा, और विपक्ष का रिएक्शन है तो क्या वो केवल नेगेटिव आएगा? प्रदीप जी, क्या केवल यही प्रतिबद्धता रहेगी जनता के हित से? देखिए, आप अगर कोई लग रहा है, मेट्रो की बात थी, आपकी सरकार कहती थी मेट्रो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 70,000 नई नौकरियों की बात कर रहे हैं। हालांकि 2 पुराने ऑर्डर भी कुलदीप जी ने जानकारी में लेकर के आए। डीपीसी की बात जो कही, पीपीओ सेम डे जारी हो जाएगा, ये बात कही। लेकिन क्या आप पार्टी से बंधे हैं, यही देखा जाएगा? नहीं, मैं इस बात को उचित नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि जो प्राथमिकताएं समाज की और देश की होती है, वही को देख करके हमें ये बात कहनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सत्ता में केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और आज भाजपा की सरकार प्रदेश में भी है, भजनलाल जी उसके मुख्यमंत्री हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाजपा ये बात कह रही है कि उनके 4 जातियाँ हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, अगर ये 4 जातियां हैं तो फिर आपके बजट में ये परिलक्षित क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताइए कि इस देश का असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 90% लोग जो लोग हैं वो यही लोग हैं। इसमें सवाल ये है कि अगर वो आपकी 4 जातियां हैं, आपने सारे संप्रदाय को, सामाजिक संप्रदाय को, बातचीत जारी रखिए। मैं तुरंत लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। भजनलाल सरकार ने जो लेखानुदान अंतरिम बजट पेश किया, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की प्रतिक्रिया आई है, दर्शकों को बता देते हैं। बातचीत आप जारी रखिएगा। देखिए, प्रदेश के लिए विजन के बजाय पूर्व सरकार पर आरोप लगे। हमारी सरकार के सभी फाइनेंशियल इंडिकेटर भारत सरकार से बेहतर रहे। राजस्थान जीडीपी में उत्तर भारत में नंबर 1 और देश में नंबर 2 तक पहुंचा। लेखानुदान से भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिक्र तक नहीं किया। भाजपा ने गारंटी शब्द ही कांग्रेस के कैंपेन से चुराया है। हमारी सरकार ने पेश किया था अलग से कृषि बजट। भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने किया था इसका स्वागत। शशि, मैं चाहूंगा कि आप बातचीत जारी रखिए, लेकिन अशोक गहलोत साहब की प्रतिक्रिया को भी समाहित करके अब देखिए, हम वही बात कर रहे थे जो वैट को लेकर जिक्र कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वही कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार को कोसा गया है, पूर्ववर्ती सरकार की खामियां बताई हैं, लेकिन उनकी सरकार के समय जीडीपी में अच्छा काम हुआ। और जो बातें
पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है, उन पर अपूर्वा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अपूर्वा जी, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर वैट तक का जिक्र नहीं किया, जीडीपी में उनके समय अच्छा काम हुआ, लेकिन उनकी सरकार को ही कोसा गया है। देखिए, कोसा क्यों नहीं जाएगा? जो उन्होंने डिलीवर किया और जो उन्होंने जनता के लिए अपने मन के अंदर धारणा रखी थी, वो जनता उनको जवाब दे चुकी है और उनको घर बैठा चुकी है। और अगर गहलोत साहब को इतना ही दर्द हो रहा था तो आज कम से कम सदन में तो उपस्थित उनको रहना ही चाहिए था। उनको तो डॉक्टर ने कोविड के कारण से मना किया है, कोविड से। ओ भाई, 5 साल तो उन्होंने पहले कभी कोविड की आड़ लेकर, कभी अपने पैर में फ्रैक्चर की आड़ लेकर उन्होंने CMR से ही CMO को चलाया, और वो खैर जनता ने देखा और उसका जवाब भी उनको दे दिया। अभी भी कोविड अगर उनको है तो मेरी शुभकामनाएं उनको है कि जल्दी वो स्वस्थ हो और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। पर देखिए, जहाँ तक बात ये रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 4 वर्ग की बात अभी इन्होंने करी, तो क्या गरीबों के इसमें नहीं उठाया गया? क्या KG से लेके PG तक की जो दी गई है, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1800 रुपये की दी गई है, वो क्या गरीबों के लिए नहीं है? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो CCTV कैमरा, सबसे ज़्यादा आप देखिए पिछले 5 साल में महिलाओं की क्या यहाँ पे दर्द था। आपको याद होगा जब इन्होंने सिलेंडर देने की बात कही थी तो महिलाओं ने कहा था नहीं चाहिए हमें सिलेंडर, नहीं चाहिए हमें, 10,000 रुपये नकार दिया महिलाओं ने। उन्होंने कहा हमें चाहिए तो सुरक्षा चाहिए। तो आज जो लेखानुदान बजट पेश हुआ है, उसके अंदर महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात हुई है। जहाँ तक युवाओं की बात रही, इन्होंने कितने युवाओं के सपनों को तोड़ा था, आपको ध्यान है? ऐसा क्या होता है, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं डोटासरा जी के घर वाले कि एक साथ 4-4 जने जो है वो एक पेपर में क्लियर कर जाते हैं और 5 नंबर के डिफरेंस के ऊपर सिलेक्ट हो जाते हैं? उसका जवाब तो वो दे चुके हैं और जांच कराई, सरकार आपकी है। तो देखिए, वही तो हम कह रहे हैं। तभी तो युवाओं के लिए भी आप देखिए, हमने 70,000 जो है वो वैकेंसीज इसके अंदर ओपन करी हैं। तो सभी वर्गों का ठीक तरीके से ध्यान रखा गया है। और जहां तक मैं कहती हूँ, गहलोत साहब ने भी कहा है, उन लोगों की तो बात की दुकान है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, वो तो बातें करके चले गए और अब अपने सब लोग घर बैठे हैं। पर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रतिबद्धता दिखाई है इन लोगों, इन सभी के वर्गों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, और हम इसको पूरा करके भी दिखाएंगे। जो बात पूर्व CM ने कही वही बजट के मुख्य बिंदुओं में शामिल है। एक जगह पॉइंट लिखा हुआ है, आप भी देख पा रहे हैं, इसको हाईलाइट है, गत सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियां। और एक जगह लिखा है, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट आया। और जहां तक हम जानते हैं, सरकार वही जो अधिकारी प्रशासन चलाते हैं, और इसमें से अधिकांश बातें अधिकारी रखते हैं। अप्रूवल वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री देते हैं कि क्या शामिल करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन क्या अधिकारियों ने अपने ही पुराने काम को इस लेखानुदान के जरिए कोसा है? देखिए, बिल्कुल नहीं। होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। घर का कोई मुखिया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई दादी नानी है, बात ठीक है कि घर के अंदर काम बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो लोग करते हैं, मगर दिशा निर्देश किसका होता है? वो काम होता है दादी नानी का। तो कांग्रेस सरकार में जो दादी नानी के रोल कर रहे थे, जो मंत्री कर रहे थे, आप सोचिए 18 मंत्री हारते हैं। राजेंद्र गुड़ा जी को भी अगर आप ऐड कर ले तो 18वें मंत्री थे वो इनके। तो 18 मंत्री हारते हैं का मतलब क्या है? अधिकारियों की गलती नहीं थी, ये गलती थी उस दादी नानियों की जो सरकार के अंदर मंत्री बनकर के बैठे थे और उनको जो है वो गलत दिशा दिखाते थे और उनसे वो काम करवाते थे। मगर अब क्या है कि अब बहुत ही विजनरी गवर्नमेंट आ गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है। तो बीजेपी के अंदर पहले ही कहा गया है कि यहाँ पर मंशा, दिशा, नीति, नियत और नेता सभी जो है वो एकदम साफ मंशा के साथ में प्रस्तुत होंगे। इसलिए अधिकारी भी जो है वो बहुत ही उल्लास के साथ में इस लेखानुदान के अंदर आपने देखा होगा कि उनका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला है। क्या ये मान लिया जाए कि इसीलिए भजनलाल सरकार में अधिकांश उन नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया जो वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे, क्योंकि वो उस समय दादी नानी की भूमिका में थे और उनकी कुछ गलत फैसलों के कारण तत्कालीन सरकार को जाना पड़ा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो अपनी पहली पीढ़ी के साथ में दूसरे नंबर की जो पीढ़ी है उसको भी तैयार करती है। तो ये जो इस बार आपको जो मंत्री देखने को मिल रहे हैं, ये अगली पीढ़ी की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी लोगों को, सभी जो हमारे विधायक थे उन सब के साथ में बैठ के मंत्रणा हुई थी और सबने ये कहा था, कौन पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा भी जो है वो उतना ही पारंगत हो जितना पिता था। तो ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है कि अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करना। हम लोग कांग्रेस की तरीके से नहीं है कि एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही लोग जो है वो सत्ता को हमेशा होल्ड करते। मैं ये नहीं कहूंगी, आपका ओपनिंग रिमार्क था, क्या इसको हस्तिनापुर की प्रतिबद्धता से जोड़कर देखा जाए? देखिए, कोई जो प्रतिबद्धता है वो हमारी विकास के प्रति है, प्रतिबद्धता है लोगों के कल्याण के प्रति है, और प्रतिबद्धता जो है ना वो लोगों के जो दर्द है, मर्म है, जो पिछले 5 वर्षों में ने कांग्रेस सरकार ने लोगों को दिए हैं, उसको हरने की है। प्रदीप जी, लोगों का दर्द है, मर्म है, उसको अब बीजेपी हर रही है। आपकी दादी नानी की सोच गलत थी। बात प्रतिबद्धता की है, जैसा उन्होंने कहा अभी, तो जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो झारखंड में हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है और जिस तरह राजनीति हो रही है, अगर ये इनकी प्राथमिकता है तो ये फिर इनकी प्राथमिकताएं अपनी हैं।
सवाल यह है कि जब मैंडेट नहीं है, मतदाता आपके साथ नहीं है, लेकिन आप सरकारों को जिस तरह से गिरा करके राजनीति को, छत्तीसगढ़ में कहाँ गिरा है? सॉरी, उसमें झारखंड में जो अभी हुआ है, दिल्ली में तैयारी चल रही है, बिहार में हुआ ही है, तो आप जो लोगों का मतव्य है, जो मंतव्य है, उसको भी आप पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे, उस पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, ये क्षणिक हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं होगी। देश के लोग 10 साल से देख रहे हैं और आने वाले समय में 10 साल के इन कृत्यों को देख करके अगले लोकसभा चुनाव में लोग अपना फैसला करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक बात लोकसभा चुनाव बोलना चाहूंगी, वो ये है कि देखिए, जैसे ही राम राज्य वापस स्थापित हुआ, जैसे ही राम को वापस से अपना आवास मिला, वैसे ही आप देखिए इनकी इंडी गठबंधन का क्या हाल हुआ। सब कोई वो है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। उस तरीके से इनके गठबंधन के लोग खुद ही जो है इनके खेमे को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब ममता जी इनका पक्ष लिया करती थी, वहां कहते हैं 300 के सपने देख रहे हैं, 40 पर नहीं आ सकते। नीतीश कुमार जी इनसे पल्ला छुड़ाकर पहले ही भाग गए हैं। तो इन लोगों का सीटों पर ये लेकर जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो इनका तो जो है, जैसे ही राम स्थापित हुए, जितनी भी असुरी ताकतें थी जो एक हुई थी, वो वापस विघटन करने लगी हैं। राम राज्य की स्थापना निश्चित है और होने वाली है। और राजस्थान में एक बात और जोड़ूंगी, 25 के 25 कमल खिलेंगे और तीसरी बार जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके विजय की जो माला होगी उसमें वो गुथे जाएंगे। ये इस वोट ऑन अकाउंट की घोषणाओं के आधार पर आप कह रहे हैं कि 25 सीटें जीतेंगे, या कोई और आधार है आपका? देखिए, ये भी आधार है और जनता का जो मन के अंदर मोदी जी के लिए विश्वास है, जनता को जो उन्होंने डिलीवर करके दिया है, ये वो विश्वास है, ये वो बंधन है जो उस फकीर ने, जो जनता फकीर जो इन्होंने 65 साल में बना के जोड़ी थी, उस जनता के साथ में उस फकीर ने जो कनेक्शन बैठाया है। मैं तो मोदी जी को फकीर कहती हूँ, अपने साथ वो कुछ लेकर नहीं चलते। तो ये इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 25 की 25 सीटें भी वापस से जीती जाएंगी और उनकी विजय माला में गुथी जाएंगी। तो अपूर्वा जी कह रही हैं कि 25 सीटें फिर से जीतेंगे, इस वोट ऑन अकाउंट के दम पर जीतेंगे, मोदी सरकार के काम पे दम पर जीतेंगे। लेकिन प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो जैसा बीजेपी सोच रही है वैसा होगा, या जैसा कांग्रेस सोच रही है कि रोक लिया जाएगा वैसा होगा, या क्या इन घोषणाओं का कोई फर्क भी पड़ रहा है अगर ओपीएस के विशेष परिप्रेक्ष्य में भी देख लें पूर्ववर्ती सरकार के? देखिए, ओपीएस के परिप्रेक्ष्य में भी देखें आप, तो राज्य कर्मचारी जो मांग रहे हैं वो उनको कभी मिलने वाला मुझे लगता नहीं। तो कारण ये है कि ये सब नीतियाँ जो है केंद्र सरकारी, और जैसे ये वो वहीं से परिचय आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा ये है कि भाजपा सरकार, अपूर्वा जी बोल रही थी, भाजपा जो है जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो दुनिया भर के दलीलें दिया करती थी कि साहब इस तरह से आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा और इस तरह से करा जा सकता है। लेकिन आपको बताऊं, केंद्र सरकार के अंदर जो पॉलिसी है वो ये है कि जो क्रूड प्राइस है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस पे उसको इंडेक्स को उसको लेकर के वो कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ जो खर्चे वर्चे लगते हैं उसके बाद जो है जो लैंडिंग प्राइस है इंडिया के अंदर, उसके बाद फिर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत लगाई। वो सारी चीज़ें भाजपा सरकार भूल गई। अब वो वैट के नाम पर, अब ये यहाँ आज जो अंतरिम बजट तो था ही नहीं है, ये वोट ऑन अकाउंट था। वोट ऑन अकाउंट के अंदर जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, सबसे बड़ी उम्मीद थी जो है साधारण आदमी को सीखिए, नौकरी वोकरी की बात तो छोड़िए आप, वो तो जब सरकार देगी जब मानेंगे। तो सबसे बड़ी उम्मीद इस वोट ऑन अकाउंट में थी वो ये थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत तो घटेगी, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब आप समझिए कि विश्वास, आप कह रही थे पूर्वा जी बड़े राम राज्य है, फलाना है, दिखाना है, लेकिन देखिए कहाँ से कौन सा राज्य है, रावण राज्य है ये राम राज्य कौन पड़ जाएगा। अपूर्वा जी, पेट्रोल डीजल पर वैट की चिंता भंडारी जी ने भी जताई है और ये मान लिया कि 5 साल के लिए आपकी सरकार को जनादेश मिला है, लेकिन क्या 5वें साल में करेंगे तो वो तो न्याय संगत नहीं होगा? कोई तो हिंट देते, कोई मैसेज तो देते। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है कि हम 5 साल का इंतजार नहीं करते जनता को जो है वो तोहफा देने में, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी ये था कि डीजल और इनके ऊपर वेट के ऊपर हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अब आप देखिए, सरकार को बने अभी मुश्किल से 2 महीने हुए नहीं है, आप कहते हैं एकदम से आप इसको डिक्रीज कर दीजिए, जबकि आपको ये पता है कि जो कितना वित्तीय भार जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट हम पे छोड़ के गई है। हम इनसे इनकार नहीं कर रहे कि हम इसको कम करेंगे, मगर आप 4 महीने का इंतजार तो कीजिए। कमेटी की रिपोर्ट
रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। दूसरी चीज, आप एक चीज और देखिए, अगर आप बढ़ाने में कमेटी नहीं बनती है। देखिए, आप डीजल पे अगर सब्सिडी कम करते हैं तो आपको पता है कि डीजल के प्राइसेस से सीएनजी की प्राइस, एलपीजी की प्राइस, काफी सारी प्राइसेस जो है वो मिली जुली होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। अब सीएनजी और इनका जो है उपयोग कमर्शियली भी होता है, फैक्ट्रीज के अंदर भी होता है। अगर आप एकदम से इसको डाउन करते हैं तो इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत लंबा होता है। इसके लिए सरकार को तैयारी का समय दीजिए। आपने 5 वर्षों से जो कांग्रेस ने डिलीवर नहीं किया, आप चाहते हैं हम 2 महीने में कर दें, हम करेंगे, अवश्य करेंगे, पर आप हमारे बजट की प्रतीक्षा तो कीजिए। लेकिन डीजल का प्रयोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होता है। कोई एग्रीकल्चर के लिए आप अलग से कर दीजिए कि एग्रीकल्चर के लिए जो डीजल जाएगा, जो केन्स में जाएगा, उसके ऊपर नहीं लेंगे पैसा। देखिए, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जो हमारी कमिटी है वो हमने फॉर्म कर दी है, उसकी जो रिपोर्ट है उसका आप वेट करिए, और साथ ही साथ में आप हमारा जो बजट जुलाई में पेश होगा आप उसका भी वेट करिए, जहां जनता को हमने इतनी मैं कहती हूँ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो हम लेखानुदान लेकर आए हैं, वो बजट के अंदर इससे ज्यादा सुख और हित आपको देखने को मिलेगा। आपकी बात जनता तक पहुंच रही है और हम वेट करने वाले कौन? वो तो जनता है। वेट करना भी जनता का ही हिस्से है, जनादेश देना भी जनता के हिस्से है। लेकिन पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार थी, 2013 में सरकार आई, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद में वैट बढ़ाया 4%, पूरे 4.5 साल वैट रहा। और रावत सर की एक चुनावी सभा होती है, चुनाव पूर्व की सभा, और उसमें वसुंधरा राजे ने वैट वापस करने का डिक्लेरेशन कर दिया 2018 में। तो क्या जब वैट लगाते हटाते समय तब कमेटी की जरूरत नहीं हुई, अभी कमेटी क्यों आई? देखिए, अभी आपको भी पता है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है, और इस वित्तीय स्थिति के साथ में इस राजस्थान को डील करना, इतने कर्जे से बाहर निकालना, युवाओं को रोजगार देना, नई जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, उन सब के लिए समय लगता है। और हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे, हमने प्रतिबद्धता दिखाई है इसको कम करने की। कमेटी हमारी बैठी हुई है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी विल टेक द डिसीजन। और हम में और कांग्रेस में इतना तो अंतर है कि हम चुनावी वादे नहीं करते, और हमने जो कहा है, मोदी जी की गारंटी है, जो कहा है हम उसको डिलीवर करेंगे, 100% रूप से डिलीवर करेंगे। मान लिया जाए कि वित्तीय स्थिति खराब है, और शायद हो सकता है, केवल अंदेशा जता रहा हूँ कि इसी संभावना के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों के तबादले नहीं किए कि अगर बिगाड़ा उन्होंने किया है तो संवारना भी उन्हीं को पड़ेगा, तो इन अधिकारियों के भरोसे मान लें कि ये सब बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, अधिकारियों की जो क्वालिटी होती है या अधिकारियों की जो मुझे लगता है कि क्षमताएं होती हैं, उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। शक करना चाहिए सरकार की मंशा के ऊपर। 5 साल से वही अधिकारी थे, अभी भी वही अधिकारी हैं। आपको याद होगा माननीय मोदी जी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमें अधिकारी बदलने से ज़्यादा उनके मनोभाव को, उनकी दिशा और उनकी दशा को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल में उनको जिस टेरर के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, या मैं कहूँ कि कुप्रशासन में और कुनीतियों के अंदर संलिप्त होने के लिए उन्होंने एक माहौल बनाया था, हमें उनके मनोभाव को बदलने की ज़रूरत है। जनता को मत बदलिए, उनके मनोभाव को बदलिए। तो आप देखिए, जो अधिकारी होते हैं उनकी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं। बस केवल अगर उनको पता चल जाए ना कि सरकार की मंशा है जनता के दुख दर्द को हरने की, डिलीवर करने की, तो उसको डिलीवर करके दिखाएंगे। तो अधिकारियों की मंशा पर शक मत कीजिए, शक करना है तो सरकार की मंशा पर कीजिए। प्रदीप जी, ये अपूर्वा जी का कमेंट है, मेरा नहीं। बड़ी अजीब बात है। देखिए, अभी इन दिनों जो वर्तमान सरकार है उसमें एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि प्रदेश के मुख्य सचिव आजकल विभागों का आकस्मिक दौरा करके व्यवस्थाओं का जायका ले रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं। सवाल यह है कि जब राजनीतिक तंत्र जहाँ मौजूद है, उस तंत्र को अलग कर अगर अफसरशाही का ये लेवल जाकर के इस्टेब्लिश हो रहा है तो प्रशासनिक रूप से ठीक है, लेकिन मानवीय बात यह है कि जहाँ राजनीतिक तंत्र की है, जहाँ राजनीतिक तंत्र की नीतिगत निर्णय लेने की स्थिति है, वहाँ पर अगर आप जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग से अभी तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यही ब्यूरोक्रेसी, यही अफसरशाही, जब उसको चस्का लगेगा इस आनंद का और उसका, तो उसका एक अलग ही परिणाम सामने आएगा और वो स्थिति दुखदायी होगी। मेरा आपसे कहना यह है कि आज इस प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दो के पास ही भीड़ जा रही है। लोगों को उम्मीद हुई है कि मुख्य सचिव के पास जाएंगे तो शायद कुछ हल निकल सकता है, लेकिन 28 मंत्री जो बने हैं उनके पास जिसका काल पड़ा हुआ है। तो वित्त मंत्री के पास, वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम के पास देखिए आप कॉरिडोर से कभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के अलावा कहीं भीड़ नहीं हो रही है, सिर्फ इन दो के पास भीड़ है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो है वो मालिक है राजनीतिक रूप से और मुख्य सचिव सही मालिक हैं। तो ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि मंत्रियों के अलावा लोगों की जिज्ञासा नहीं है, अब मुख्य सचिव के पास जा रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड डेवलप किया है। देखते हैं आने वाले समय में इसको कितना कैरी करते हैं और कितना विश्वास ये अफसरशाही पर रखकर सरकार चलाने की बात करते हैं, ये समय बताएगा। नहीं, लेकिन मैंने देखा है डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो हैं, उनके पास में बहुत लोग सुनवाई के लिए आते हैं और लोग जा भी रहे हैं। आज भी हमने देखा जब
हाउस खत्म हुआ उसके बाद में कई लोग गए, वित्त मंत्री को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और लोग उनसे ये अपेक्षा भी रखते हैं कि शशिकांत जी वो वित्त मंत्री हैं, पिछली सरकार के जो बिल बड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, चूंकि सरकार ने भुगतान रोक दिए हैं, तो ये वो लोग हैं जिनके काम अटके हुए हैं। विधायक और लोग जो दूसरे विधायक और लोग तो उनकी राजनीतिक परंपरा है, वो मिलते हैं, लेकिन पब्लिक की जहां तक बात है, उन पब्लिक का एंडोर्समेंट और उनकी अटेंडेंस वहां पर नहीं है। सिर्फ वो लोग जो व्यापारी या जो संस्थाएं जिनके पेमेंट अटके हैं या काम अटके हुए हैं वही उनसे मिल रहे हैं। लेकिन दो केंद्रीय बिंदु हैं सरकार में, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, उसके अलावा सारे मंत्री जो है खाली थले तौर पे सरकारों में मुख्यमंत्री होते हैं। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस को इसमें इतना बुरा लगने की क्या बात है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मोदी जी जब यहाँ आए जयपुर, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का काम है जो पॉलिसी ये बनाता है एग्जीक्यूटिव, उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर जनता ब्यूरोक्रेसी के पास जा रही है तो इनको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि इनके टाइम में मंत्री जो है वो दलाली करते थे, अब वो बंद हो गया है। ब्यूरोक्रेसी जो इम्प्लीमेंट कर रही है, इनको परेशानी इसी बात से हो रही है।